नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्जाम टारगेट परिवार पर। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा उसके आगे आज शुरू करते हैं। देखिए, हमने काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो खत्म कर दिया है। अब हम बात करेंगे डायनामिक्स ऑफ फ्लो। ठीक है, डायनामिक्स ऑफ फ्लो क्या होता है कि अब हम फ्लो को जो है जो मतलब फ्लो हो रहा है आपका, या फिर पाइप में हो रहा है या किसी चैनल में अगर आपका फ्लो हो रहा है तो कितने फोर्स उस पर कार्य कर रहे हैं। हमने बताया था आपको डायनेमिक्स में फ्लो होने के कारण, मतलब फ्लो होने का कारण क्या है, उस पर किस फोर्स के कारण फ्लो हो रहा है, ये चीजें हम पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में हमको फोर्सेस का अध्ययन नहीं करना होता था, लेकिन डायनेमिक्स में हमको फोर्सेस का अध्ययन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डायनेमिक्स ऑफ फ्लो की। तो डायनेमिक्स ऑफ फ्लो में यही है आपका कि मतलब फ्लो होने के रीजन का आपको पता चलेगा। ठीक है, जब आपका फ्लो होता है तो फ्लो पर कितने फोर्सेस कार्य करते हैं, इतने फोर्सेस कार्य करते हैं। आपका ग्रेविटी फोर्स जो है, ग्रेविटी फोर्स कार्य करता है, ये प्रेशर फोर्स कार्य करता है। ठीक है, आपका विस्कस फोर्स कार्य करता है। ठीक है, और एक होता है आपका टर्बुलेंस फोर्स का, और ये कंप्रेसिबिलिटी फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। ये इतने आपके नेट फोर्स, अगर कोई फ्लो हो रहा है तो नेट फोर्स आपका इतने फोर्स का जब हम योग करेंगे तो ये हमारा नेट फोर्स निकल के आता है। ठीक है, नेट फोर्स मतलब ये हुआ। देखिए, आज लिख दिए इसलिए है क्योंकि लेक्चर आपका बहुत लंबा हो जाता है, आपको कम समय में ज्यादा पढ़ना है। हमको पता है प्री आपका होने वाला है ना, इसलिए हमने जो है लिया है कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छे से, और एक स्लाइड में आपको काफी ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप देखिए, अगर हम इस कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को छोड़ दें, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया जो है आयलर्स और रिनाल्ड साहब ने, क्योंकि आपको पता है जो द्रव होता है आपका वो इनकंप्रेसिबल होता है। इनकंप्रेसिबल का मतलब कि उसके आयतन में बहुत कम नगण्य परिवर्तन होता है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी को नेग्लेक्ट करके इन्होंने जो लिया ग्रेविटी, प्रेशर, विस्कस और जो है टर्बुलेंस के कारण ये आपका नेट फोर्स कहलाया। ये इक्वेशन जो थी नेट फोर्स के लिए वो रिनाल्ड साहब ने दी। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रिनाल्ड इक्वेशन में कितने कौन से फोर्सेस को लिया गया, तो आप ये बताएंगे। अगर वही बात किया जाए आपके जो है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन की, नेवियर स्टोक्स ने क्या कहा, उन्होंने टर्बुलेंस को छोड़ दिया। कहा जब आपका विस्कस फ्लो होता है या लैमिनार फ्लो होता है तो उसमें टर्बुलेंस फोर्स कहां से कार्य करेगा, तो उन्होंने टर्बुलेंस फोर्स को छोड़ दिया। फिर जो नेट फोर्स आया तो उसे नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कहते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, जब आयलर साहब आए तो उन्होंने विस्कस फोर्स को नगण्य मान लिया। कहा विस्कस फोर्स की मात्रा बहुत कम होती है तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो आयलर साहब ने आपने क्या दिया इक्वेशन, आयलर साहब ने आपका इक्वेशन दिया ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स के कारण ही फ्लो मेनली आपका होता है। और आप देखे भी होंगे जब आपकी बर्नौली इक्वेशन मिलती है तो उसमें आप देखोगे तीन ही प्रेशर हेड लिया जाता है, एक आपका डायटम हेड होता है, एक वेलोसिटी, एक प्रेशर। तो मेनली आपका प्रेशर और वेलोसिटी जो है प्रेशर और सॉरी ग्रेविटी के कारण आपका होता है। ठीक है, ग्रेविटी और प्रेशर के कारण फ्लो होता है, ये आयलर साहब ने कहा। तब जब आयलर ने जो है अपना इक्वेशन दिया लैमिनार और इरोटेशनल फ्लो के लिए, जो है आयलर ने इक्वेशन दिया, उन्होंने क्या दिया कि dp अपॉन रो प्लस gdz प्लस vdv बराबर इक्वल टू या कांस्टेंट, इक्वल टू या इसको जीरो या इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टेडी फ्लो के लिए उन्होंने इक्वेशन दी। इसी इक्वेशन का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, इसी इक्वेशन का जब आप समाकलन करते हैं तो आपको बर्नौली इक्वेशन प्राप्त होती है। बर्नौली इक्वेशन का आपने कई जगह जो है जिक्र सुना होगा, कई जगह पढ़ा होगा, उसको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मेनली जो आपका बर्नौली इक्वेशन आया है वो आपका आया है आयलर इक्वेशन के इंटीग्रेशन करने से। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाता है बर्नौली इक्वेशन कैसे प्राप्त होता है तो आप ऑप्शन में वही लगाएंगे, जब आपका आयलर इक्वेशन का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो आपको क्या प्राप्त होगा, बर्नौली इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हमने वही किया, जब इसका इक्वेशन जो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो p अपॉन रो g प्लस b स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z आपका क्या होता है, डाटा हेड। ये आपके सारे मतलब समस्त जो हेड होते हैं आपके, वो उनका योग जो होता है कांस्टेंट होता है किसी भी पाइप फ्लो में। मतलब आपका ये हुआ कि जो आपकी बर्नौली इक्वेशन है वो किस एजम्पशन पे आधारित है, जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वहीं हमने जब जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाया आपको तो उसमें हमने बताया कि वो कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है, उसका प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मास है। लेकिन आप जब देखेंगे बर्नौली इक्वेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी एजम्पशंस क्या थी। तो सबसे पहले लिख लेंगे जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये भी आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी क्या होती है, मतलब कह सकते हैं इसके आपके एजम्पशंस क्या होते हैं। तो ये आइडियल फ्लो के लिए मतलब विस्कोसिटी जीरो हो, ऐसा फ्लो जो आइडियल हो, मतलब ऐसा लिक्विड जो आइडियल हो और किसी पाइप में फ्लो हो रहा है तो वहां पे आपकी बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। दूसरा आपका क्या है, स्टेडी फ्लो के लिए। स्टेडी फ्लो की परिभाषा हमने क्या बताई थी कि कोई एक सेक्शन ले लीजिए आप,
कोई भी एक सेक्शन ले लीजिए और उस पर किसी भी समय जाइए, जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज नहीं होंगी। लेकिन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, कोई एक समय ले लीजिए और उस समय पर किसी भी प्लेस पर जाइए तो आपके जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं। ये मेजर डिफरेंस होता है किसमें, स्टेडी और यूनिफॉर्म में। तो ये होता है स्टेडी फ्लो के लिए एप्लीकेबल। इनकंप्रेसिबल फ्लो मतलब कंप्रेसिबिलिटी का मान 0 होना चाहिए, जो कि लिक्विड में होता है, ठीक है। और आपका बताएं इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो का मतलब फ्लो आपका कर्व पाथ पे जो है चले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके कण मतलब अपने एक्सिस के अबाउट नहीं घूमने चाहिए, रोटेट नहीं करने चाहिए। मतलब फोर्स वोर्टेक्स फ्लो के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैक नंबर 0.3 से कम है तो आपका बर्नौली इक्वेशन जो है एप्लीकेबल होगी, और अगर मैक नंबर 0.3 से ज्यादा है तो या इक्वल है तो क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि बर्नौली इक्वेशंस के एप्लीकेशंस क्या है, मतलब बर्नौली इक्वेशन का उपयोग हम कहां करते हैं। तो देखिए बर्नौली इक्वेशन का उपयोग करके हमने कई सारी डिवाइसेस बनाई हैं, जो पाइप में आपका क्या करता है, डिस्चार्ज को ज्ञात करना है, कहीं कहीं वेलोसिटी हेड को ज्ञात करता है, स्टैग्नेशन हेड को ज्ञात करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेंचुरीमीटर का। वेंचुरीमीटर का यूज सबसे पहले आप लिखेंगे, वेंचुरीमीटर का यूज आप डिस्चार्ज को मेजर करने में करते हैं, किसमें, पाइप फ्लो में। पाइप फ्लो में डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेंचुरीमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब वेंचुरीमीटर का थोड़ा सा ये शेप दिया हुआ है, देखिए आप, ये जो आपका डायमीटर ऑफ पाइप होता है, जो आपका मतलब आउटर हेड का डायमीटर दोनों तरफ का होता है, और डायमीटर ऑफ पाइप के बराबर होता है, क्योंकि पाइप में उसको आपको फिट करना होता है, ठीक है, पाइप के बराबर होता है। लेकिन जो ये पोर्शन होता है, ये कन्वर्जिंग पोर्शन कहलाता है, आपका जो दबता हुआ जा रहा है ये कन्वर्जिंग पोर्शन, और ये आपका डाइवर्जिंग पोर्शन कहलाता है, ठीक है। ये जो होता है पाइप डायमीटर का 2.5 गुना होता है आपका कन्वर्जिंग पोर्शन, और डाइवर्जिंग 7.5 गुना होता है, ठीक है। ये जो इसका थ्रोट कहलाता है, थ्रोट, और जो थ्रोट थिकनेस होती है डी, वो इसके थ्रोट के लेंथ के बराबर होती है, और ये पाइप के डाया का लगभग आधा रखा जाता है, ठीक है। और ये देखिए, ये आपका कन्वर्जिंग एंगल है, ये आपका डाइवर्जिंग एंगल है। तो यहाँ पे इसके सारे जो है क्या दिए हैं, मतलब इसके डिजाइन पैरामीटर्स दिए हुए हैं। आप देखिए जो लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंथ आपका कितना, 3 से 4 गुना आप एलसी कन्वर्जिंग लेंथ का, कन्वर्जिंग लेंथ का 3 से 4 गुना, देखिए ना 25 या 75 लगभग 3 गुना, ठीक है। तो वही दिया गया 3 गुना, ठीक। थीटा सी मतलब कन्वर्जिंग आपका एंगल कितना है, थीटा सी कन्वर्जिंग एंगल 21 +-1 या 20 या 19 डिग्री हो सकता है, ठीक है। डाइवर्जिंग एंगल आपका कितना, 5 से 15 डिग्री यानी 7 डिग्री लिया जाता है इसको जनरली, ठीक है। डी आपका क्या लिया जाएगा, जो आपका थ्रोट का डायमीटर है वो पाइप के डायमीटर के 1/4 से 3/4 लिया जाता है, लेकिन जनरली 1/2 लिया जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.95 से 0.98 लिया जाता है, किसके लिए, वेंचुरीमीटर के लिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपको डिस्चार्ज ज्ञात करना है तो CD A1 A2 √2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। A1 आपका हो जाएगा पाइप का डाया, A2 हो जाएगा थ्रोट का डाया, ठीक है। आप निकाल लेंगे थ्रोट का एरिया, ठीक है, एरिया A1 A2 हो जाएगा, और 2GH क्या हो जाएगा आपका, हेड ऑफ वाटर हो जाएगा। यहाँ से वेलोसिटी एक्चुअली में 2 √2GH क्या होता है आपका, वेलोसिटी होता है, और CD A1 A2 √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर ये आपका एक कोएफिशिएंट की तरह कार्य करता है। और CD ज्ञात करते हैं 1 - HF/H, ठीक है। ये हम पाइप फ्लो अब आगे आपका पढ़ाएंगे, पाइप फ्लो तो उसमें विस्कस फ्लो और ये सब चीजें पढ़ाएंगे, तो वहां से HF कैलकुलेट करना बताएंगे आपको, ठीक है। हेड लॉस है आपका, ठीक। अब बात करते हैं कि वेंचुरीमीटर के यूज में हम क्या करते हैं, हेड कैसे ज्ञात करेंगे। हेड आपका फंस गया मैटर, तो हेड क्या करेंगे कि वेंचुरीमीटर में एक मैनोमीटर लगा देंगे हम, यूट्यूब मैनोमीटर लगा देंगे, और मैनोमीटर में क्या, मैनोमेट्रिक लिक्विड भर देंगे। अब देखिए मान लीजिए पाइप फ्लो हो रहा है, जो पाइप फ्लो में जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी SF है, और जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी SM है। अगर SM का मान SF से ज्यादा है, मतलब मैनोमेट्रिक लिक्विड आपका ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी है फ्लोइंग लिक्विड से, तो आपका क्या हो जाएगा, H आप निकालेंगे SM/SF -1 × X, ठीक है। अगर आपका जो है मैनोमेट्रिक लिक्विड की डेंसिटी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लोइंग लिक्विड से कम है, तो आप करेंगे 1 - SM/SF × X, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, H निकल आएगा, तो CD A1 A2 √2GH A1 is √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर से आप क्या निकाल लेंगे, डिस्चार्ज निकाल लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑरिफिस मीटर की। ऑरिफिस मीटर क्या होता है, पाइप फ्लो में डिस्चार्ज को मेजर करता है, ठीक है। डिस्चार्ज को क्या करता है कि एक जो है ऐसे कुछ समझना टाइप का ऐसे जो है प्लेट लगा दी जाती है, उसमें ऑरिफिस बना होता है, ठीक है, वही चीज होता है। तो जो ऑरिफिस का डाया लिया जाता है वो पाइप के डाया का 0.5 मतलब आधा लिया जाता है, ठीक है। पाइप के डाया का 0.5 गुना लिया जाता है। अब बात करते हैं
अगर डिस्चार्ज किससे, देखो इसमें CD का मान लिया जाता है 0.68 से 0.74 के बीच में, ठीक है। और डिस्चार्ज इसका CD ए आपका होता है पाइप का डाया, A0 होता है आपका ऑफिस का डाया, ठीक है। तो इससे वही सेम आपका वेंचुरीमीटर ही है। और देखिए वेंचुरीमीटर हो गया, आप उसको इंक्लाइंड जो है वेंचुरीमीटर को आप इंक्लाइंड भी लगा सकते हैं, इससे रीडिंग पे आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला आता है पिटॉट ट्यूब मेजर क्या करता है। तो अगर ऑप्शन में आपका स्टैग्नेशन प्रेशर हेड दिया है तो आप पहला ऑप्शन वही सही करेंगे। अगर स्टैग्नेशन प्रेशर के जगह पर स्टैग्नेशन पॉइंट पर वेलोसिटी दिया है तो दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस देंगे स्टैग्नेशन पॉइंट पर वेलोसिटी हेड, ठीक है। और अगर पूछता है क्या ज्ञात करता है तो ये पानी का जो है हेड ज्ञात करता है। किसी भी पॉइंट पर ऐसे नली लगा देते हैं और फ्लो हो रहा है तो कितने हेड तक पानी चढ़ रहा है उसको ज्ञात कर लेते हैं और CV√2GH से वेलोसिटी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपका पिटॉट ट्यूब होता है। तो क्या ओपन फ्लो, जैसे कोई भी आपकी ओपन फ्लो चैनल है, नदी हो गया जो है कुछ भी हो गया, तो उसमें अगर आपको पॉइंट वेलोसिटी ज्ञात करनी है, ठीक है, फॉर पॉइंट वेलोसिटी इग्निशन प्रेशर जो है स्टैग्नेशन प्रेशर हेड, ठीक है। स्टैग्नेशन का मतलब होता है वह बिंदु जहां पर जो है वेलोसिटी का मान 0 कंसीडर किया जाता है, ठीक है, उसी को कहते हैं, ठीक। तो V बराबर CV√2GH होता है। अब देखिए ये कोई आपका नदी बह रहा है तो सरफेस पर वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम नहीं होती है, 0.15 से 0.2D पर गहराई पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और 0.6D गहराई पर मीन वेलोसिटी होती है। अच्छा सरफेस पर क्यों नहीं होती? क्योंकि सरफेस पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है आपका वाटर के कारण, तो विस्कोसिटी के कारण एक नीचे से रोक ही रहा है, ऊपर से आपकी हवा के कारण जो होता है मतलब एटमॉस्फेयर के कारण उस पर फ्रिक्शन लगता है तो दो लेयर पर लगने लगता है और उसको जो वेलोसिटी को कम कर देता है। यही चीज होता है कि सरफेस पर मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं होती है और जो सरफेस की मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है 0.89 टाइम्स होती है किसकी, मैक्सिमम वेलोसिटी की। और यहाँ पर जो CD का मान लिया जाता है 0.97 से 0.99 के बीच में लिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या जो है प्रेडेंटल ट्यूब या पिटॉट स्टैटिक ट्यूब। पिटॉट स्टैटिक ट्यूब जो आपका होता है वो ज्ञात करता है जो है मेजर डायनेमिक हेड। आपका डायनेमिक हेड ज्ञात करने के लिए पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, नाम के जस्ट उल्टा काम, नाम है पिटॉट स्टैटिक लेकिन काम करता है डायनेमिक हेड को नापने के लिए और ये एक्यूरेट रीडिंग देता है, इसीलिए यहाँ पे CD का मान जो लिया जाता है वो 1 लिया जाता है, ठीक है। आप ज्ञात करते हैं एल्बोमीटर से क्या या बेंड मीटर। तो एल्बोमीटर या बेंड मीटर से पाइप में डिस्चार्ज ज्ञात किया जाता है, ठीक है। ये देखिए मेजर डिस्चार्ज या पाइप फ्लो का डिस्चार्ज ज्ञात करता है, इसको हमेशा वर्टिकल लगाया जाता है। देखिए वेंचुरीमीटर को आपने इंक्लाइन भी लगा दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपका एल्बोमीटर होता है उसको हमेशा वर्टिकल इंस्टॉल किया जाता है। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री वर्टेक्स फ्लो। फ्री वर्टेक्स फ्लो का मतलब कि इरोटेशनल फ्लो नहीं होगा, मतलब रोटेशनल फ्लो नहीं होगा, इरोटेशनल फ्लो होगा, ठीक। तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री वर्टेक्स फ्लो एंड पाइप बेंड थ्योरी, ठीक है। और Q बराबर होता है CD/√2GH। ए होता है एरिया जो है एल्बोमीटर, CD आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जो CD निकलता है 1/√K से। K क्या होता है RB/D, ये जो होता है RB बेंड का पर रिएक्शन होता है, D डायमीटर होता है पाइप का, ठीक है। ये चीज हो गया। अब बात करते हैं फ्लोट का यूज। फ्लोट आप देखे होंगे, फ्लोट होता है जो नदी होती है उनकी वेलोसिटी, मतलब ओपन चैनल की जो वेलोसिटी होती है, ओपन चैनल में आपका कैनाल भी आ गया, उसमें अगर वेलोसिटी ज्ञात करना है आपको, वेलोसिटी अगर ज्ञात करना है तो आप क्या करते हैं, फ्लोट का यूज करते हैं। फ्लोट में एक सिंगल फ्लोट होता है, डबल फ्लोट। सिंगल फ्लोट क्या होता है, सरफेस की वेलोसिटी मेजर करता है, लेकिन डबल फ्लोट क्या होता है कि क्या कर देते हैं कि जो है 0.6D पर, मतलब एक 0.6D के बराबर एक जो है फ्लोट यहाँ पे लगा देते हैं ऊपर, तो इसकी जो डेंसिटी होती है इतना रखी जाती है कि 0.6D के अंदर जाके तब फ्लोट करे, ठीक है, तैरे, ठीक है। तो वहां से आप जो है डबल फ्लोट से आप मीन वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं, सिंगल फ्लोट से सरफेस वेलोसिटी ज्ञात करते हैं। वेलोसिटी रॉड, वेलोसिटी रॉड क्या होता है, सिलेंड्रिकल हॉलो पाइप होती है आपका, यूज्ड फॉर मेजरिंग मीन वेलोसिटी ऑफ ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो का मेन वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, वेलोसिटी रॉड का सारे इंस्ट्रूमेंट आप याद रखिए। रोटामीटर क्या होता है, रोटामीटर आपका डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए पाइप में डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए आपका रोटामीटर का यूज किया जाता है, ठीक। ऑलवेज इंस्टॉल्ड वर्टिकल, इसको भी वर्टिकली हमेशा इंस्टॉल किया जाएगा, वेंचुरीमीटर की तरह नहीं है। डिस्चार्ज मेजर ऑफ लेस और मोर विस्कस फ्लूइड, आपसे ऑप्शन में कभी-कभी देता है कि लेस या मोर विस्कस फ्लूइड का डिस्चार्ज अगर ज्ञात करना है तो किसका यूज करेंगे, तब आप रोटामीटर का यूज करेंगे। लिखा है कंसिस्ट ऑफ फ्लोट इनसाइड द पाइप, पाइप के अंदर जो है ये जो आपका रोटामीटर होता है इसके पाइप के अंदर एक फ्लोट भी कंसिस्ट रहता है, मतलब रहता है। और वेरिएबल एरिया ऑफिस मीटर, इसका दूसरा नाम है वेरिएबल एरिया ऑफिस मीटर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, दो इक्वेशन है इस चैप्टर में, एक है आपका मोमेंटम इक्वेशन, एक होता है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है।
एक मोमेंटम इक्वेशन और इस मोमेंटम इक्वेशन का अगर एक बार मोमेंट ले लिया जाए तो वो इक्वेशन, इन दोनों का मेनली प्री में आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसका यूज कहां करते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट इक्वेशन का यूज करते हैं बेंड पाइप में फोर्सेस ज्ञात करने के लिए, और मोमेंटम इक्वेशन का यूज करते हैं आपका स्प्रिंकलर प्रॉब्लम्स को ज्ञात करने के, मतलब टॉर्क ज्ञात करना है। मतलब अगर आपकी स्प्रिंकलर कोई चीज स्प्रिंकलर इरिगेशन ही हो रही है तो कितने टार्क से इसको नचाया जाए, तो उस टार्क को ज्ञात करने के लिए इसका फॉर एनालिसिस ऑफ फ्लो प्रॉब्लम्स इन द टर्बाइन्स एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और टर्बाइन के फ्लो को एनालाइज करने के लिए आपका मोमेंटम इक्वेशन यूज किया जाता है। और फॉर फाइंडिंग द टॉर्क एक्सर्टेड बाय वाटर ऑफ स्प्रिंकलर, ठीक है, स्प्रिंकलर वाटर में जो है टॉर्क जो एक्सर्टेड किया जाता है वाटर के द्वारा उसको ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इसका आप फॉर्मूला याद कर लेंगे, T बराबर रो क्यू, रो आपका डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, क्यू आपका क्या है डिस्चार्ज, V2R2 मतलब जो है दूसरे सिरे पर निकलने वाली वेलोसिटी, और R2 उसका रेडियस, और सेकंड मतलब पहले सिरे पर निकलने वाली वेलोसिटी उसका रेडियस, यही तो होता है। जैसे मूवमेंट आपका रो क्यू होता है, ठीक है, M1 रो क्यू आपका मूवमेंट हो गया, रो क्यू बी यानी MB, ठीक है, MB आपका होता है मोमेंटम आपका होता है, ठीक है, मोमेंटम होता है, इसमें आर से गुणा कर देंगे तो मोमेंटम का मोमेंट हो जाएगा, तो वही चीज रो क्यू V2R2। अब देखिए मूवमेंट इक्वेशन में, अब मान लीजिए कोई पाइप है आपका, उसका डिक्रीजिंग आया है और जो है मतलब जो है क्या कहते हैं बेंड हो गई है। अब देखेंगे यहाँ पर जब यहाँ पर पाइप फ्लो होगा तो यहाँ पर प्रेशर जो होगा इस पर कार्य करने वाले फोर्स इंटू एरिया के बराबर होगा, और दूसरे पर कार्य करने वाले फोर्स इंटू एरिया के बराबर होगा। अब देखिए जब पाइप बेंड हो रही है तो एक एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक वाई डायरेक्शन में, और इनकी क्रिया रेखा कितने दूरी पर होगी, थीटा डिग्री पर होगी, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स आपका कार्य करता है वो रो क्यू V1 माइनस V2 cos थीटा, मतलब आपका कि कह सकते हैं कि रो मतलब जो आपका एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट मतलब मोमेंटम है आपका संवेग है वो रो क्यू V1 है माइनस V2 cos थीटा, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है V2 cos थीटा, प्लस मतलब टोटल नेट फोर्स आपको ज्ञात करना है एक्स डायरेक्शन में, मतलब सिग्मा एफएक्स बराबर अगर आप जीरो कर दीजिए, यही चीज किया है। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सों को देखिए, पहला हो गया एफएक्स प्लस P1A, ठीक है, P1A प्लस आपका P2A2 cos थीटा, एक्स डायरेक्शन में इस एरिया का cos थीटा वाला आएगा, ठीक है। अब इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जब इधर से P1 तो देखेंगे जो है इधर एक फोर्स आपका कार्य करता है, इसका ये वाला मोमेंटम आपका कैसा हो जाएगा रो क्यू V1 माइनस V2 cos थीटा, ठीक है। तो वही चीज को यहाँ पे जो है एनालाइज करके लिख दिया गया है, मतलब एनालाइज का मतलब सिंपली फॉर्म में लिख दिया गया है। और Fy निकाल लेंगे, Fy निकालने के बाद रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स का जो है दिशा याद कर लेंगे tan थीटा बराबर Fy अपॉन Fx, ठीक है। तो मैंने इसको जो है ज्यादा डेराइव नहीं कराया, ज्यादा हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में आपका ये मेंस का क्वेश्चन जो है इस बार एसएससी मतलब 2007 में शायद एसएससी जेईई में इसका क्वेश्चन आया था मेंस में, बेंड पाइप दी हुई थी उसमें फोर्स ज्ञात करना था और क्रिया रेखा ज्ञात करना था। तो ये मेंस का प्रॉब्लम है, अभी हमको जो है जल्दी से जल्दी आपका प्री खत्म करना है, इसलिए हमने आज जो काफी छोटा लेक्चर बनाया आपको स्लाइड्स में प्रोवाइड करके, ठीक है। तो इन स्लाइड्स को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए इसको, वीडियो मतलब वीडियो एक बार देखने के बाद स्क्रीनशॉट को 2-3 बार पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह पढ़ाएं तो कमेंट में बताइए कि मतलब इतना स्पीड में पढ़ाएं, बोर्ड पे लिख के फिर पढ़ाएं, या फिर जैसे पहले पढ़ा रहे थे वो सही रहेगा, वो आप बताइए, फिर उसी तरह पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।